चलिए, तो ये रहा हमारा लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है, लेक्चर नंबर थर्ड। इसमें हमें क्या पढ़ना है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है? जब भी हम क्या करते हैं, जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करके आपस में क्रिया करके जो दो तत्व बन रहे हैं उनका जो अनुपात होगा, जो तीसरा तत्व होगा, उस बनने वाले जो तीसरे तत्व में जो अवयव होंगे उनका जो अनुपात होगा उन दो तत्वों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब क्या? यहाँ पर यदि हम डेफिनेशन पढ़े तो जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उन तत्वों में वही अनुपात या सरल पूर्णांक पाया जाता है जो बनने वाले तीसरे तत्व में होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, ये कार्बन लिया। ठीक है, कार्बन ने हाइड्रोजन से क्रिया की, ये कार्बन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, ये ऑक्सीजन रहा। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन से क्रिया करके या कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? CH4। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, ये देख लो, नहीं भी पता है तो ऐसे ही होगा कि जो कार्बन होता है हाइड्रोजन से कभी कभी भी क्रिया करता है तो क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। और कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। ठीक है, ये तो देखा ही होगा। अब यहाँ पर यदि हम अनुपात की बात करें तो देखो, C और H, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। और हाइड्रोजन का एक होता है, वो 4 है, तो टोटल 4। तो इनका अनुपात देखो तो कितना आने वाला है? 4 एकम 4, तो 4 तिया 12। तो ये कट के क्या बन जाएंगे? 3:1। ठीक है, यहाँ पर CO2 पे आते हैं। CO2 क्या है? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, और 16 दूनी 32, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो कितना आएगा? 32। ठीक है, अब इनको काट देते हैं तो कितने से कटेगा? 4 से। 4 तिया 12, तो 4 आठे 32। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 आठे 32। ठीक, 3:8 आया। आगे, अब हमने क्या बोला, ये जो तत्व होंगे इन दोनों का आपस में जो अनुपात होगा वो तीसरे तत्व के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन का 4 पार्ट, मतलब क्या? हाइड्रोजन का एक पार्ट। हाइड्रोजन कितना अनुपात है? 1 अनुपात है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अनुपात हैं? देखो, 8। 8 है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अनुपात होने वाला है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है। 2 है मतलब तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है 2 होने वाला है। और ऑक्सीजन का अनुपात, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 हो गया। अब इनका अनुपात यदि हम लें, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कितना अनुपात आया? 1:8। और वहां देखो 1 और 8। तो ये नियम यही बोलता है कि जब भी दो तत्व दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, समझ रहे हैं? दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उन तत्वों में वही अनुपात या सरल अनुपात पाया जाता है जो बनने वाले तीसरे तत्व में होगा। मतलब देखो, सरल सा इसको समझो। हमने दो तत्व, दो नहीं 3 तत्व लिए ना, एक C, एक H और एक O। ठीक है, तो पहले कार्बन ने किससे रिएक्शन की? हाइड्रोजन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया? हमारा CH4 बनाया। फिर कार्बन ने ऑक्सीजन से संयोग किया तो क्या बनाया? CO2 बनाया। ठीक है, तो इन दोनों तत्वों के जो अनुपात होंगे वही अनुपात तीसरे तत्व का होगा। दिख रहा है? इन तत्वों में हमने हाइड्रोजन ने जो संयोग करके हाइड्रोजन का जो अनुपात रहा वो कितना? 1 रहा। फिर CO2 में ऑक्सीजन का कितना रहा? 8 रहा। तो H2O में सिर्फ H और O है तो उनमें अनुपात 1:8 ही है। तो ठीक है, ये नियम यही बोलता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। CH4 में
क्या होगा, C व H का अनुपात, ठीक है, क्या होगा, कार्बन कितना है, कार्बन का होता है 12 और H का कितना होगा 4, तो इनका अनुपात कितना आने वाला है 3:1, ठीक है। सेम किस में होगा, CO2 में, CO2 में क्या लिखेंगे हम, C व O का अनुपात, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है हमारा, कार्बन फिर से 12, कार्बन का जो परमाणु भार होता है कितना 12 होता है, आगे ऑक्सीजन का कितना होगा 16, होगा कि नहीं होगा। अब यदि इनको काटो तो कितना, 4×3 = 12, 4×4 = 16, तो ये आने वाला है 3:4, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, इन दोनों का ही अनुपात लेना है, तो इन दोनों का अनुपात यदि हम लें तो क्या लिखेंगे, CH4 और क्या, CO2, इन दोनों का अनुपात हमने लिया तो क्या होगा 3/4, और इसका अनुपात क्या आएगा 3/4 नहीं, पहले हम लेने वाले हैं CH4 को, तो 3:1 रहा, इसका अनुपात लिया 3:4, मतलब ये रहा। अब ये क्या होगा, कट जाएंगे, 3 से 3 तो कट गए, क्या आया अनुपात, अनुपात क्या आया, 1:4 या 4:1, कुछ भी बोलो। तो मतलब यहाँ पर हम बोले कि जो 1 और 4 जो था, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, एक सेकेंड, गड़बड़ हो जाएगा। देखो जो हमने अनुपात लिखा यहाँ पर, कहाँ गया, ये वाला, तो यहाँ पर हम सीधा बोल सकते हैं क्या, H व O का अनुपात, H व O का अनुपात हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, 1:4, यही दिख रहा है ना, कि गलत दिख रहा है, कुछ गलत किए, हाँ गलत किए ना, यहाँ से हम काटेंगे, 4×3 = 12, CO2 में 32 थे हमारे, यहाँ पर देखो, देखो ये कितना था, 32 था ना, तो 4×8 = 32 आया था, तो कितना आया, 1:8, 1:8 आया। अब सेम हम क्या करना है, H2O में अनुपात देखना है, H2O में क्या, H व O का अनुपात, अभी देखो H कितना है, 2, 2 मतलब H हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, ठीक, और 2 है तो 2 हो गए, इंटू ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, अब इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा 1:8, आया कि नहीं आया, तो यही विक्रम अनुपात का नियम बोलता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा क्या, गैल्यूसैक का नियम, तो गैल्यूसैक क्या बोलते हैं, गैल्यूसैक का नियम, तो इसको किसने दिया था, गैल्यूसैक ने ही दिया था, ठीक है, और जो हमारा विक्रम अनुपात का नियम है वो रिचर ने दिया था, रिचर, इसको किसने दिया था, रिचर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। आगे गैल्यूसैक क्या बोलते हैं कि किसी रासायनिक समीकरण में जो गैसीय अभिकारक और उत्पाद होंगे वो सरल पूर्णांक होंगे, तो ये सिंपल सा, इसमें इन्होंने सीधा सा बोला है कि जब भी हम अभिकारक गैसीय अवस्था में लेते हैं तो जो अभिकारक होंगे वो सरल अनुपात में होंगे, और जो उत्पाद हमारा बनेगा वो भी सरल अनुपात में होगा। सरल अनुपात का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये सब सरल है, ठीक है, इनके बीच में अनुपात लगा दो, सरल अनुपात हो गया। अब यहाँ पर क्या लिया, H2, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, प्लस उसको किससे मिला दिया, क्लोरीन गैस से,
Cl2 क्या है, गैस है। ठीक, इन्होंने आपस में क्रिया करके क्या बनाया, HCl बनाया। क्योंकि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु थे, क्लोरीन के दो अणु थे, तो उत्पाद में भी क्या बनेगा, दो ही अणु बनेंगे ना। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक अणु और क्लोरीन एक, इन दोनों में अनुपात देखो तो वो 1:2, और यहाँ पर कितने अणु बने, दो बने। तो इन सब के बीच अनुपात देखो क्या रहा, 1:2। ठीक है, HCl क्या है, ये भी गैस है। तो इन्होंने यही बोला कि किसी रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं क्या, सरल अनुपात में होते हैं। दिख रहा है आपको, ये हो गया गैल्यूचेक का नियम। आगे अब आते हैं किस पे, अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो ने किया क्या, इन्होंने बोला, क्या बोला, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यही आपको लिखना है, यही आपको याद करना है। क्या, कि किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब कि जैसे हमने ये मान लो हाइड्रोजन गैस ली और ये मान लो क्लोरीन गैस ली, ठीक है। तो ये मान लो हमने इसको इस बॉक्स में भर दिया, ये पूरी कौन सी गैस भरी है, हाइड्रोजन गैस भरी है, और यहाँ पर हमने क्या भर दी, Cl2 गैस भरी हुई है। ठीक है, अब समान आयतन की बात करें मतलब क्या, ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स, ये दिख रहा है ना, ये छोटा सा बॉक्स यहाँ से भर के निकाल लिया, उस सेम यहाँ से कहीं से भी एक बॉक्स भर के निकाल लिया। ठीक है, सेम आयतन लिया, मतलब कि जो बॉक्स की जो साइज है उसका जो आयतन है बराबर है। तो इन्होंने क्या बोला कि समान आयतन यदि आप दोनों गैसों का लेते हो तो उनमें क्या होगा, अणुओं की संख्या समान पाई जाएगी। ठीक है, बस यही अवोगाद्रो है। इन्होंने अपनी एक संख्या भी दी थी, तो अभी आगे उसको भी हम देखेंगे, जो जिसको हम अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं ना, वो। ठीक है, ये आपका क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, मूल संकल्पना और मूलर द्रव्यमान। तो मूल संकल्पना क्या है, देखो होता क्या है कि जो अणु और परमाणु आपने देखे तो नहीं होंगे, लेकिन जो अणु और परमाणु होते हैं, आपको पता होगा एक छोटी सी जगह में बहुत सारे अणु और परमाणु हो सकते हैं, होंगे कि नहीं। तो उनको जैसे आपको कहीं बार बार बोलना है तो आप क्या करोगे कि इतने सारे अणु और परमाणु, जैसे इन्होंने दिया था जो हमारे मतलब जो मोल संकल्पना दिया दी गई, उसमें इन्होंने क्या बताया कि जो एक मोल होता है, एक मोल में कितने अणु परमाणु होते हैं, एक मोल में कितने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव में 23। ठीक है, इतने अणु होते हैं। ठीक है, अणु बोलो या परमाणु बोलो या मूलभूत कण जो होते हैं वो, तो एक मोल में इतने सारे अणु या परमाणु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप मान लो कहीं केले खरीदने गए, ठीक है, तो केले जब तक देखो 5 होते हैं तो आप 5 बोलते हो, 10 हैं तो 10 बोलो, जहां वो 12 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक दर्जन बोल देते कि नहीं, एक दर्जन बोलते कि नहीं, तो एक दर्जन हुए। वहीं हमने 24 केले लिए, तो आप 24 बोलोगे या 2 दर्जन बोलोगे, बताओ। 12 केले एक दर्जन, ठीक है, 24 केले 2 दर्जन, वहीं हम क्या बोले, 48, 48 बनाना। तो आप 48 बोलना पसंद करोगे या 12 चौके 48, मतलब कि 4 दर्जन, बोलो। 4 दर्जन बोलेंगे ना हम, क्योंकि हमें इतनी बड़ी संख्या बोलने का शौक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की। तो यहाँ पर किया क्या गया कि जो अणु और परमाणु होंगे, जो मूलभूत कण होंगे, उनको बार बार इतना ज्यादा, जो एक मोल में, जैसे हम बोले कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर अणु होंगे,
तो आपसे बोले कि हम कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं जिसमें कि हम 6.022 इंटू 10 to the power अणु यूज कर रहे हैं, और फिर इन 6.022 इंटू 10 to the power 3 अणुओं को बार बार हम, मतलब इनको यदि आप बार बार बोलोगे तो दिक्कत हो रही कि नहीं। तो इसी को शॉर्ट करने के लिए जो मोल दिया गया, मोल संकल्पना क्या है, यही है कि इतने अणुओं को इन्होंने क्या किया, एक मोल बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, यहाँ से आपको लिखना है अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणुओं, अणु, कण, इलेक्ट्रॉन आदि को गिनने के लिए मोल का यूज किया जाता है। जैसे हम हमारे यहाँ पर चीजों को गिनने के लिए अलग अलग चीजें बना के रखें, दर्जन हो गया, तो दर्जन हम गिनने के लिए यूज कर रहे हैं ना। रीजन आपको समझ आ गया होगा कि बहुत सारी चीजों को गिनने के लिए हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि छोटा कर दें। ठीक है, अब आगे, मूल, मूल का संकेत क्या है, एमओएल है, एमओएल। ठीक है, मूल का संकेत क्या है, एमओएल, तो इसे एमओएल मोल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ठीक कितने कण होते हैं, 6.022 इंटू 10 to the power 3 कण या अणु या परमाणु होते हैं। ठीक है, और यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक या Na कहलाती है। ठीक है, अवोगाद्रो ने इसे दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अवोगाद्रो स्थिरांक या कांस्टेंट बोल दो। तो अवोगाद्रो स्थिरांक क्या हो गया, Na की वैल्यू कितनी हो, 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो ये नंबर है, आगे भी यूज होगा। ठीक है, इसका मान जो है ना फिक्स रहेगा, दिस इज ऑलवेज बी फिक्स। ठीक है, और इसका मात्रक, मात्रक क्या होगा, मोल इनवर्स। ये कैसे, ठीक है, ये 1/n होगा। आगे बढ़े, तो अब बचा क्या हमारा, मोल, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान की हम बात करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान क्या, किसी पदार्थ के एक मोल का जो ग्राम में भार होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान। जैसे हमारे केले थे, तो एक दर्जन जो केले का भार हो गया, वो क्या हो गया, उसी को हम दर्जन भार बोलते हैं, या मतलब समझने के लिए। तो यहाँ पर जो पदार्थ है उसका हमने एक मोल लिया, तो एक मोल जो हमारा पदार्थ हमने कोई भी लिया, जैसे हमने एक मोल NaCl बोला आपसे, एक मोल क्या बोला, NaCl, तो एक मोल NaCl का भार मतलब क्या, इसका यदि हमने एक मोल लिया और उसका भार हमने लिया, भार उसका वजन करके देखा, तौल के देखा, तो उसका जो भार आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका मूलत द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, आगे, अतः जल का मूल द्रव्यमान 18.02 मोल इनवर्स होता है। मतलब कि क्या, देखो हमने क्या लिया, H2O लिया, H2O का एक मोल का भार कितना होगा, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, हाइड्रोजन का कितना एक होता है, प्लस और ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना हुआ, 18 हुआ कि नहीं। सेम ये दिख रहा है आपको, सेम सोडियम क्लोराइड का निकालेंगे हम, तो Na का कितना हो गया, सोडियम 22, 23। ठीक है, और क्या, Cl का हो गया 35.5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 58। आगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। तो डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु के ऊपर जो रिसर्च की, उसके आधार पर इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, द्रव्य एक क्या है, अविभाज्य कण है, सॉरी, द्रव्य एक अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु है। परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, अभाज्य कण है, अभाज्य, अभाज्य मतलब क्या, परमाणु को आप और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि परमाणु से मिलकर अणु बना है, अणुओं से मिलकर पदार्थ बना है, तो पदार्थ को यदि आप डिवाइड करोगे, विभाजित करोगे, तो परमाणु द्रव्य होगा, द्रव्य किस में टूटेगा, अणुओं में, अणु किस में टूटेगा, परमाणु में। परमाणु को तोड़ो तो नहीं तोड़ेगा वो। ठीक है, आगे बढ़े, तो इन्होंने क्या बोला, द्रव्य
अविभाज्य परमाणु से बना हुआ है। उसके बाद किसी दिए हुए तत्व के किसी परमाणु के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। ये कुछ नहीं पढ़ना है सर। तो देखो सिंपल से इसको हम क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या बोला है कि जो किसी भी तत्व के जो परमाणु होंगे, क्या लिखेंगे हम, किसी भी तत्व के जो परमाणु होंगे, किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। कोई भी एक तत्व लिया, उसके जितने परमाणु होंगे सबका परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। और उनके गुण भी समान होंगे, उनके गुण धर्म, और उनके गुण धर्म समान होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। आगे देखते हैं। समान होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। हाँ, ये तो नेचुरल चीज है। जब भी हम क्या करते हैं, इसको भी सेम का सेम लिखना है। एक से अधिक यदि हम तत्वों को मिला रहे हैं, एक तत्व प्लस एक तत्व, या एक से अधिक भी मिला सकते हैं, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, हमारा यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। जैसे कि हमारा जो जल है, जल क्या है, यौगिक है ना। तो जल हमारा क्या है, यौगिक है। देखो इसको ही बताते हैं। क्या किया हमने, H लिया, एक दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगी, H2O। बनाया कि नहीं बनाया। तो ये तो तत्व थे कि नहीं थे, ये तत्व थे, ये भी तत्व है। इन दोनों मिलके क्या बनाया, H2O बनाया। तो ये जो बना है, इनमें जो अनुपात है, दो अनुपात कितना होगा, 16। या सिंपल सा बोलें कि हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, तो इनका ये जो अनुपात है हमेशा हर जगह सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो जो बदलते नहीं है कभी, वो यौगिक कहलाते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, यौगिक। ठीक है। आगे, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। सिंपल, द्रव के संरक्षण का नियम की बात कर रहे हैं ये। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हमने ये अभी H2O बनाया, H2O बनाया तो इसमें हुआ क्या, देखो तो मिटाते हैं, आप लोग लिख लेना। सी, क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने क्या किया, H2 लिया प्लस O2 लिया। ठीक है, तो क्या बना हमारा, H2O बना। बना कि नहीं बना। अब देखो, इसको संतुलित यदि हम करें तो यहाँ दो लगाएंगे, दो दूनी चार, दो नहीं लगाएंगे, गलत करेंगे। यहाँ पर दो लगाएंगे, ठीक, और यहाँ दो लगाएंगे। अभी देखो संतुलित हो गया क्या, दो दूनी चार और चार हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु है पुनर्व्यवस्थित होते हैं। सीधी सी बात है, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी परमाणु थे, यहाँ भी परमाणु थे। तो परमाणु तो वही रहे ना, सिर्फ जाके उनकी जो व्यवस्था है वो चेंज हो गई और उन्होंने क्या बना लिया, H2O बना लिया। परमाणु तो बदले नहीं ना, परमाणु वही रहे, हाइड्रोजन के परमाणु वही रहेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु वही रहेंगे। बस उन्होंने अपनी जगह को ऐसा व्यवस्थित कर लिया कि वो H2O बन जाए। ठीक है, यही इन्होंने बोला। और उसके बाद क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उन्हें बनाया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, सीधी सी बात है। यहाँ देखो हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई, एक नया यौगिक बना, लेकिन ना तो उसमें कोई नया परमाणु बना, ना तो कोई नया क्या, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, रहे तो वही। हाइड्रोजन भी वही था, उसका जो परमाणु है, जितने परमाणु यहाँ पर थे वही परमाणु वहां पर उपस्थित होंगे। तो ना तो इन्हें नष्ट किया जा सकता है और ना इन्हें बनाया जा सकता है। ठीक है। आगे, आगे बात करते हैं हम किसकी, सार्थक अंक की।
तो सार्थक अंक क्या होते हैं? अभी नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? सार्थक अंक। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं।